नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा 2022 जो कि जुलाई माह में आयोजित होने वाली है उसके लिए, और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा होगी दोनों लेवल के उसके लिए, साथ ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एमपीटेट वगैरह इन भर्तियों के लिए भी हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 21 लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 25 प्रश्न सही करने का आपका चैलेंज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी प्रकार से अच्छे रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो आपके पहला प्रश्न है, रचना शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सुसंबद्धता और व्याकरण सम्मत कार्य करना। बच्चों को जो रचना शिक्षण हम करवाते हैं साथियों, आखिर उसका उद्देश्य क्या होता है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। तो रचना शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना। विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। देखो 20 प्रश्न तो हिंदी व्याकरण के हैं, 10 प्रश्न शिक्षण विधियों के लिए है जो सभी के लिए उपयोगी है। अगर आपके रीट में भी हिंदी नहीं लेना चाहते हो तो भी थर्ड ग्रेड में आपके हिंदी आना ही आना है साथियों। प्रश्न संख्या 2 है, अधिगम की संपूर्णता होती है किसमें होती है? इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में और वार्षिक योजना में। तो प्रश्न संख्या 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिगम की संपूर्णता इनमें से इकाई पाठ योजना में होती है। किसमें? इकाई योजना में। एक इकाई में अधिकतम आप 6 दैनिक पाठ योजना बना सकते हो और न्यूनतम 1 दैनिक पाठ योजना बना सकते हो। इकाई बनाने का एक आधार होता है, जैसे एक ही रस प्रकार के जो पाठ है, जैसे अभी कविता वाला आपने जितनी भी कविताएं हैं उसकी आपने इकाई बना ली, जितने भी नाटक है उसकी एक इकाई बना ली, इस प्रकार से। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? समीक्षा, सूचीपत्र, सुई, प्रादुर्भाव, नुपुर, भौगोलिक, माधुर्यता, साम्यता। तो देखो जिस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है उसका चयन आपको करना है। माधुर्यता में मूल शब्द है मधुर, मधुर में ये प्रत्यय लगाने से माधुर्य शब्द बनेगा। और एक और ता प्रत्यय, ये और ता प्रत्यय नहीं जुड़ता है साथियों भाववाचक शब्दों में, तो ये आपका विकल्प ही गलत है। यहाँ पर भौगोलिक इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, भौगोलिक में डबल मात्रा चढ़ती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। पहला या दूसरा विकल्प, कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा जिसमें सभी शब्द शुद्ध हो? तो आपके प्रश्न नंबर 3 में जो सही आंसर है वो है समीक्षा और सूचीपत्र। दोनों ही यहाँ पर शब्द शुद्ध है, यहाँ इनमें दोनों शब्द शुद्ध नहीं है। तो विकल्प 1 आपके तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, निम्न में से सही संधि व प्रत्यय की दृष्टि से सही सही अलग नहीं हुआ है किस विकल्प में? मनु प्लस ए मानव, छोटा प्लस भैया छुट भैया, कृतिका प्लस ए कार्तिकेय, वटो प्लस वृक्ष वट वृक्ष। तो बताइए प्रश्न संख्या 4 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो इनमें मनु प्लस ए, मनु में ए प्रत्यय जब हम लगाते हैं साथियों तो शब्द बनता है मानव, बिल्कुल सही है। छोटा प्लस भैया से छुट भैया शब्द बनता है। कृतिका में जब हम ए प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है कार्तिकेय, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन वटो प्लस वृक्ष वट वृक्ष नहीं होता है, वटो प्लस वृक्ष वट वृक्ष होता है साथियों। यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 4 में, इसमें सही नहीं दे रखा है, ये गलत है। तो चौथा विकल्प ही आपका आंसर होगा चौथे प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है? चतुर से चतुराई, सर्व से सर्वस्व, गाना से गाने और बच्चा से बचपन। तो देखो चतुर से चतुराई, चतुर शब्द यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सर्व से सर्वस्व, सर्व शब्द ये सर्वनाम है, ये भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गाना, गाना तो क्रिया है, और गाने तो यहाँ पर साथियों ये भी जातिवाचक से भाववाचक नहीं बन रहा है। तो फिर कौन सा विकल्प बचा हमारे सामने? विकल्प नंबर 4। बच्चा शब्द यहाँ पर एक जातिवाचक शब्द है। बच्चा शब्द में जब हम पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बचपन, और ये जातिवाचक से क्या बन रहा है साथियों? भाववाचक
बन रहा है, जातिवाचक से भाववाचक। तो चौथा विकल्प पांचवें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प। तो यहाँ 4 प्रकार के अलग अलग चिन्ह हैं। इनमें से आपको अल्प विराम चिन्ह बताना है। इन विराम चिन्हों में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? प्रश्न संख्या 6 में। साथियों, यहाँ पर जो अल्प विराम चिन्ह है वो विकल्प नंबर 4 में है। इस प्रकार से इसको लगाते हैं, जैसे राम, श्याम, फिर ये इस प्रकार का ये चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार का ये जो चिन्ह होता है ये अल्प विराम चिन्ह कहलाता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो 7वां प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। वाक्य में क्रिया किस काल की हुई है? आसन्न भूतकाल की, पूर्ण भूतकाल की, सामान्य वर्तमान काल की और सामान्य भूतकाल की। देखो, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने है यहाँ पर, है ना, अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। कर लिया तो भूतकाल में है, लेकिन तो वर्तमान काल को हटा देते हैं तो 3 विकल्प है। अब किया, कर लिया, किया है होता तो आसन्न भूतकाल होता, किया था होता तो पूर्ण भूतकाल होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किया डायरेक्ट ऐसा ही है। तो यहाँ पर ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है साथियों, प्रश्न नंबर 7 में। चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो आपके 8वां प्रश्न, क्रमवाच्य का प्रयोग हुआ है। मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता, राम को बुलाया गया, नेताजी ने भाषण दिए और देव पुस्तक पढ़ता है। देव पुस्तक पढ़ता है एक कर्तृवाच्य है, मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता एक भाववाच्य है, और राम को बुलाया गया ये एक कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में बिल्कुल सही है। राम को बुलाया गया कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। तो आपके 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा। अ उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? अनुकूल, अनुसार, अपने और अपरिचित। देखो, अनुकूल शब्द जो है इसमें अनु प्लस कूल से ये शब्द बना है। अनु प्लस कूल से कौन सा शब्द बना है? अनुकूल। तो इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनु। यह आपका आंसर नहीं होगा। अनु प्लस सार से अनुसार शब्द बना है। अनु प्लस सार से तो अनुसार शब्द ये बना है, तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनु। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन अपरिचित जो शब्द है साथियों, अ प्लस परिचित से बना हुआ है। अ प्लस परिचित शब्द क्या बनेगा? अपरिचित। तो अर्थात अपरिचित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपके प्रश्न संख्या 9 में चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न है, किस विकल्प में दीर्घ स्वर संधि प्रयुक्त नहीं हुई है? दावानल, दीपावली, विनायक और अरावली। देखो, दीर्घ स्वर संधि में समान स्वर मिलते हैं। अगर हम बात करें दावानल की, तो दावानल का संधि विच्छेद होगा दाव प्लस अनल। क्या होगा? दाव प्लस अनल। ए प्लस ए मिल रहा है तो आ बन रहा है, इससे इसमें दीर्घ स्वर संधि है। दीपावली की बात करें तो दीप प्लस अवली से दीपावली शब्द बना है साथियों। दीप प्लस अवली, इसमें भी दीर्घ संधि हो रही है। अरावली का विच्छेद करें तो अर प्लस अवली से अरावली शब्द बना हुआ है, और इसमें भी स्वर संधि मतलब दीर्घ संधि हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक विकल्प है आपके विनायक। साथियों, विनायक शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है, इसका विच्छेद होता है विनय प्लस अक शब्द बनता है विनायक। इसमें दीर्घ नहीं बल्कि इसमें अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। 11वां प्रश्न है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। छिद्रान्वेषक, छिद्रान्वेषण, आलोचक और चुगलखोर। देखो, चुगलखोर और आलोचक नहीं कहेंगे। वह व्यक्ति जो हर समय दूसरों की कमियां निकालता रहता है, दूसरों में कमियां ढूंढता रहता है, उसको हम छिद्रान्वेषक के नाम से जानेंगे। छिद्रान्वेषण नहीं, कमियां निकालना छिद्रान्वेषण है, लेकिन कमियों को निकालने वाला क्या कहलाएगा? छिद्रान्वेषक कहलाएगा। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 11 में बिल्कुल सही है साथियों। चलिए 12वें प्रश्न को देखते हैं। अली और अली, इस शब्द का सही अर्थ क्या है? 2 प्रकार के यहाँ पर अली और अली। तो साथियों, ये वाली अली और ये वाली अली, इनका आपको सही अर्थ बताना है प्रश्न संख्या 12 में। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 का भौरा और सखी, सखी और भौरा,
सखी और सहारा और सखी। कौन सा विकल्प आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा? तो अगर हम देखें, ये पहले वाला जो अली शब्द है इसका अर्थ सखी से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? सखी से। तो सखी एक तो यहाँ दे रखा है और एक यहाँ दे रखा है। और ये वाला जो अली है साथियों, इसका अर्थ बहुरे से लिया जाता है, तो बहुरा यहाँ दे रखा है। अर्थात आपका जो दूसरा विकल्प है ये बिल्कुल सही अर्थ यहाँ पर दोनों अली शब्द का बता रहा है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न है, किस शब्द में अनु उपसर्ग है? अनुपम, अनुपस्थित, अनुपजाऊ और अनुराग। साथियों चारों ही विकल्प में आपको अनु उपसर्ग दिख रहा होगा, लेकिन 4 में नहीं है, सिर्फ 1 में ही अनु उपसर्ग है, बाकी में अनु उपसर्ग नहीं है। तो देखो तोड़ते हैं शब्दों को। अनुपम का विच्छेद होगा अन प्लस उपम, अन प्लस उपम, तो इसमें अनु नहीं बल्कि अन उपसर्ग है। अनुपस्थित का विच्छेद होगा अन प्लस उपस्थित, अन प्लस उपस्थित, शब्द क्या बनेगा? अनुपस्थित। इसमें भी अनु नहीं है, इसमें भी अन उपसर्ग है। नेक्स्ट अनुपजाऊ का विच्छेद करें तो अन प्लस उपजाऊ, अन प्लस उपजाऊ, शब्द क्या बनेगा? अनुपजाऊ। साथियों इसमें भी अन उपसर्ग का प्रयोग है तीनों में ही। लेकिन अनुराग जो शब्द है इसका निर्माण हुआ है अनु प्लस राग से, और ये शब्द बना अनुराग। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। कक्षा का बुद्धिमान बालक महेश किताब जल्दी जल्दी पढ़ता है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। पुस्तक जल्दी जल्दी पढ़ता है, बालक महेश किताब जल्दी जल्दी पढ़ता है, कक्षा का बुद्धिमान बालक और इनमें से सभी। तो चारों ही लाइनें अलग अलग है, सभी तो इसमें आंसर होगा ही नहीं। देखो उद्देश्य का विस्तार पूछा गया है। उद्देश्य का विस्तार क्या होता है साथियों? उद्देश्य का मतलब लिया जाता है कर्ता से, मतलब कर्ता का विस्तार पूछा जा रहा है। तो कर्ता के पहले की जो लाइन होती है वो ही कर्ता का विस्तार या उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। तो यहाँ कर्ता कौन है? महेश है। तो महेश के पहले की जो लाइन है वो ही कर्ता का विस्तार या उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। तो क्या है? कक्षा का बुद्धिमान बालक। कौन से विकल्प में दे रखा है? तीसरे में। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 14 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 15वां प्रश्न, कौन सा वाक्य सरल नहीं है? राम खाना खाता है, राम श्याम और मोहन खाना खाते हैं, राजस्थान के अधिकतर छात्र बेरोजगार है, जब परीक्षा आती है तब विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो देखो इतने दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि और शब्द लगते ही वो संयुक्त में चला जाएगा, लेकिन उसका भी एक लॉजिक होता है साथियों। यहाँ पर देखो कौन सा वाक्य सरल नहीं है, आपको ये देखना है। तो राम खाना खाता है ये तो सरल है, राजस्थान के अधिकतर छात्र बेरोजगार है ये भी सरल है, लेकिन दूसरे और चौथे विकल्प में हमारे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जब परीक्षा आती है तब विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो जब तब से वाक्य जुड़ रहा है, तो ये तो मिश्र में चला गया। किस में चला गया साथियों? ये मिश्र में। लेकिन विकल्प 2 कह रहा है राम श्याम और मोहन खाना खाते हैं। यदि किसी वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो, एक से अधिक है ना, राम भी, श्याम भी, मोहन भी, और उनके द्वारा क्रिया एक ही की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। तो राम श्याम और मोहन तीनों करता है, और ये और शब्द से यहाँ पर बीच में आ रहा है, लेकिन तीनों के द्वारा क्रिया एक ही की जा रही है, तो फिर वो क्या रहेगा? सरल वाक्य। तो दूसरा, पहला, तीसरा वाक्य सरल है, लेकिन जो चौथा विकल्प है ये क्या है? एक मिश्र वाक्य है। तो आपके कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? फिर प्रश्न 15 में चौथा विकल्प सही हो जाएगा साथियों, प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, कौन सा शब्द सदैव एकवचन में रहेगा? वर्षा, भाग्य, प्राण और दर्शन। देखो प्राण उड़ गए यहाँ पर सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है। दर्शन कर लिए सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है। भाग्य, उसके तो भाग्य खुल गए, ये भी सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है। लेकिन वर्षा जो शब्द है साथियों ये सदैव किस में रहता है? एक वचन में रहता है। किस में रहता है? ये एक वचन में रहता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो आपके 17वां प्रश्न,
हवन सामग्री शब्द का समास विग्रह होगा हवन की सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन में सामग्री और हवन से सामग्री। तो बताओ प्रश्न संख्या 17 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? हवन सामग्री का समास विग्रह क्या होगा साथियों? देखेंगे हवन की सामग्री, हवन में सामग्री या हवन से सामग्री नहीं, बल्कि हवन के लिए सामग्री हवन सामग्री होती है। के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग हुआ है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। एक भीड़ होती है ऐसे जुलूस की जिसमें उमंग ही उमंग होती है। यह वाक्य है सामान्य वर्तमान काल का, अपूर्ण वर्तमान काल का, पूर्ण वर्तमान काल का, आसन्न भूतकाल का। तो देखो एक भीड़ होती है ऐसे जुलूस की जिसमें उमंग ही उमंग होती है मतलब वर्तमान की बात है, तो भूतकाल को हम हटा देते हैं। लेकिन क्या क्रिया जारी हो रही है? नहीं, तो फिर ये अपूर्ण भी नहीं बल्कि ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है साथियों। विकल्प एक आपके 18वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम प्रश्न संख्या 19 को। तो आपके 19वां प्रश्न, मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन मापन का ही एक अंग है। मूल्यांकन से शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास का पता चलता है और मूल्यांकन का उद्देश्य की पूर्ति से गहरा संबंध है। तो बताओ प्रश्न संख्या 19 में कौन सा कथन आपको मूल्यांकन के संबंध में असत्य लग रहा है? साथियों सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया मूल्यांकन को माना जाता है। उद्देश्य की पूर्ति से गहरा संबंध होता है, क्योंकि मूल्यांकन हम क्यों करते हैं कि उद्देश्यों की पूर्ति किस हद तक हुई है इसकी जानकारी के लिए। मूल्यांकन से शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास का भी पता चलता है, लेकिन दूसरा विकल्प कह रहा है मूल्यांकन मापन का ही एक अंग है। तो ये गलत है, क्योंकि मूल्यांकन मापन का अंग नहीं है बल्कि मापन मूल्यांकन का अंग है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न 19 में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। तो 20वां प्रश्न, लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्न में से किस विधि में बिंदु बिंदु से वर्णाकृति बनाकर अभ्यास कराया जाता है? रूपरेखा अनुकरण विधि में, रचना अनुकरण विधि में, स्वतंत्र अनुकरण विधि में और पेस्टोलॉजी विधि में। देखो बिंदु बिंदु से वर्णाकृति बनाने की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तलवार वाला बनाना कैसे सिखाया जाता है इसमें। जैसे यहाँ छोटे छोटे बिंदु ये बना दिए, एक यहाँ बिंदु बना दिया, ये बिंदु इस प्रकार से बना दिए। अब बच्चों से कहा जाता है कि इन बिंदुओं को आपको जोड़ना है। बच्चे इन बिंदुओं को जोड़ते हैं तो कि बेटा ये क्या बना? तलवार वाला। तो इस प्रकार ये चीजें जो हम करते हैं साथियों, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि। किस नाम से जाना जाता है इसको? रूपरेखा अनुकरण विधि के नाम से इसको जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 20 में। अब हम बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की ओर। तो 21वां प्रश्न, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री का गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? सामग्री सुंदर व आकर्षक होनी चाहिए। सामग्री का आकार कम से कम इतना होना चाहिए कि कक्षा के सभी बालक उसे देख सके। सामग्री छात्रों में जिज्ञासा जागृत करने वाली होनी चाहिए और सामग्री में अत्यधिक बातों का संकलन होना चाहिए। देखो सुंदर भी होना चाहिए, आकर्षक भी होना चाहिए, मतलब दिखने में अच्छी लगे। ऐसी सामग्री होना चाहिए कि भाई सभी बालक उसे देख सके, आकार ऐसा होना चाहिए। जिज्ञासा जागृत करने वाली भी होनी चाहिए। लेकिन 21वां प्रश्न कह रहा है, 21वें प्रश्न का चौथा विकल्प कह रहा है कि सामग्री में अत्यधिक बातों का संकलन होना चाहिए। साथियों ऐसा नहीं है कि अत्यधिक कम बातों का हो तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 21 में सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो 22वां प्रश्न, निम्न में से अप्रमापीकृत परीक्षण की विशेषता नहीं है। प्राप्त अंकों की व्याख्या छोटे समूह में की जाती है। तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह कक्षा शिक्षक के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता अधिक होती है। तो प्रमापीकृत परीक्षण अलग होते हैं, अप्रमापीकृत परीक्षण अलग होते हैं। आपको बताना है अप्रमापीकृत परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। साथियों देखो जो अप्रमापीकृत परीक्षण होते हैं ये तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। कक्षा शिक्षक के द्वारा ही तैयार किया जाता है। छोटे समूहों में व्याख्या की जाती है प्राप्तांकों की। लेकिन ये जो चौथा विकल्प कह रहा है ना कि सामान्यतः इसकी विश्वसनीयता और वैधता अधिक होती है, ये गलत है। क्योंकि इसकी विश्वसनीयता और वैधता कम होती है। वैधता अधिक किसकी होती है? विश्वसनीयता अधिक किसकी होती है? जो परीक्षण प्रमापीकृत होते हैं। कैसे होते हैं?
प्रमाणीकृत परीक्षणों की वैधता और विश्वसनीयता अधिक होती है। तो आपके चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 22 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो आपके 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? छोटा बालक पुस्तक के रंग बिरंगे चित्रों को बहुत पसंद करता है। यह पाठ्य पुस्तक के किस गुण से संबंधित है? आवरण से, कागज से, सार्थकता से और उत्सुकता से। तो बताओ भाई 23वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? सभी को पता है कि छोटे बच्चे पुस्तक के रंग बिरंगे चित्रों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। साथियों, ये जो गुण है पुस्तक का, ये पुस्तक के आवरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुस्तक के आवरण से संबंधित है। विकल्प एक आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 24। देखो और कहो विधि में किस बिंब का विशेष महत्व होता है? किस बिंब का विशेष बिंब होता है? नहीं, किस बिंब का विशेष महत्व होता है? इस प्रकार है, महत्व होता है भाव बिंब का, दृश्य बिंब का, श्रुति बिंब का और इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा है कि इनमें से कोई नहीं को तो हम हटा देंगे। देखो और कहो मतलब देख करके कहना है। साथियों, चित्रपटन विधि यह होती है जिसमें दृश्य बिंब का सर्वाधिक महत्व होता है। किस बिंब का सर्वाधिक महत्व होता है? दृश्य बिंब का। तो विकल्प 2 आपके 24वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमें कमेंट में बता करके जाइएगा साथियों वीडियो आपको कैसा लगा। प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, पूरे 30 में से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हो, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और किसी प्रश्न में आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो बेझिझक आप कमेंट कर देना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। भाषा विकास के अंगों में निम्न में से कौन सा बिंब नहीं है? वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और बाहुल्यता। देखो, भाषा विकास में शब्द भंडार भी आ जाता है, वाक्य विन्यास भी आ जाता है और अभिव्यक्ति भी आ जाती है, लेकिन बाहुल्यता नहीं होता है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 25 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26वां प्रश्न, किस उपागम में छोटी छोटी कक्षाओं से उच्च कक्षाओं की तरफ जटिलताओं को बढ़ते क्रम में सीखते हैं? हर्बर्ट उपागम में ऐसा होता है, चक्राकार उपागम में ऐसा होता है, स्किनर उपागम में ऐसा होता है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इनमें से कोई नहीं को तो वापस हम हटा देते हैं। देखिए, छोटी छोटी कक्षाओं से उच्च कक्षाओं की तरफ जटिलताओं को बढ़ते क्रम में मतलब कठिनाइयां धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। तो साथियों, ये जो चीजें होती है ये चक्राकार उपागम में होती है। किसमें होती है? चक्राकार उपागम में। दूसरा विकल्प आपके 26वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। तो 27वां प्रश्न, व्याख्यान विधि का प्रयोग इस विधि के साथ उत्तम रहता है। किस विधि के साथ? प्रश्नोत्तर विधि के साथ, दूरस्थ विधि के साथ, भाषा प्रयोगशाला विधि के साथ और अभिकर्मित अधिगम के साथ। देखो, व्याख्यान विधि पूर्णतः शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। कैसी विधि मानी जाती है? शिक्षक केंद्रित, जिसमें शिक्षक ही सक्रिय रहता है और छात्र कैसे होते हैं साथियों? मुख्य श्रोता होते हैं, मतलब चुपचाप सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग यदि आप कर रहे हो और साथ में प्रश्नोत्तर विधि भी आपने उपयोग में ले ली, तो उससे बच्चों से बीच बीच में प्रश्न भी कर रहे हो, तो छात्र भी उस चीज को अच्छी तरह से सुनेंगे और वो सोचेंगे कि भाई यार पता नहीं कब प्रश्न पूछ लिया जाए, तो प्रश्न के उत्तर भी देना है, तो वो भी सक्रिय रहेंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग व्याख्यान विधि के साथ उत्तम माना जाता है साथियों। विकल्प एक आपके 27वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। तो ये देखो 28वां प्रश्न, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का अर्थ है अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन करना, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन करना, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना और अध्यापक के द्वारा नाटक का अभिनय करना। देखो, वाचिक मतलब होता है बोल करके। साथियों, वाचिक और अभिनय, अभिनय भी किया जाना है, तो वाचिक अभिनय का जो सही अर्थ होता है वो है कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना वाचिक अभिनय कहलाता है। क्या कहलाता है? वाचिक अभिनय। अलग अलग छात्रों द्वारा अलग अलग पात्रों के संवाद बोलना। तीसरा विकल्प आपके 28वें क्वेश्चन में सही है। अब हम देखेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आज के टेस्ट का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न, निम्न में से लेखन संबंधी त्रुटियों का कारण कौन सा नहीं है? अधूरा ज्ञान, अभ्यास की कमी, जल्दबाजी और गामक अपेसिया। देखो, बच्चे लिखने में कई प्रकार की त्रुटियां कर देते हैं, तो उनमें त्रुटियों का कारण जो नहीं है वो आपको बताना है। जैसे मान लो बच्चे का ज्ञान कम है, अधूरा ज्ञान है, तो भी वो लिखने में त्रुटियां कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। अभ्यास की कमी के कारण भी लिखने में त्रुटियां कर सकता है, जल्दबाजी में भी लिखने की त्रुटियां कर सकता है, लेकिन गामक अपेसिया ये कारण नहीं माना जाएगा साथियों लेखन संबंधी त्रुटियां करने में। तो विकल्प नंबर आपका जो 4
4 है, 29वें प्रश्न में सही है। अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा साथियों, क्योंकि इसी प्रकार के बिल्कुल निःशुल्क आपको टेस्ट सीरीज हर सब्जेक्ट की देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और 30वां प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? विषय अध्यापक आवश्यक नहीं है, एक ही शिक्षण विधि आवश्यक नहीं है, निदानात्मक शिक्षण आवश्यक नहीं है, या उपलब्धि की जांच आवश्यक नहीं है। तो देखो, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? निदान के बाद में किया जाता है। बच्चों की कमियों को जान करके उन कमियों को दूर करने का कार्य उपचारात्मक शिक्षण में करते हैं साथियों। इसके लिए विषय अध्यापक भी आवश्यक है, निदानात्मक शिक्षण भी आवश्यक है, उपलब्धि की जांच भी आवश्यक है, लेकिन एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए ये आवश्यक नहीं है। तो दूसरा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये आज का टेस्ट पूरा होता है। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी को जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा साथियों।